मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9, जिसके अंतर्गत अधिगम के लिए आकलन। ये आपका यूनिट 3 से है। हमारा टॉपिक हो जाएगा वैधता के आकलन की विधि। लेक्चर संख्या 8 हो जाएगा। जैसे कि कल इसके पहले वाली मैंने कक्षा में आप लोग को बताया था वैधता। इसके पहले वाली कक्षा में मैंने आपको दिखाया था वैधता, वैधता का अर्थ, परिभाषा। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रकार। यानी कि ये चार जो थे मैंने ऑलरेडी आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। सारे चारों के बारे में, यानी कि वैलिडिटी के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ कि वैधता क्या है, वैधता का अर्थ, वैधता का प्रकार, वैधता की परिभाषा। आज हम लोग देखेंगे वैधता के आंकलन की विधि। तो वैधता के आंकलन की विधि के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि वैधता आंकलन के मुख्यतः 8 विधि होते हैं। आंकलन विधि इसके, जिसके अंतर्गत फर्स्ट आती है निरीक्षण विधि। सेकंड आपका आता है विशेषज्ञ पुनरावलोकन। थर्ड में आपका आता है वास्तविक निष्पादन विधि। फोर्थ आपका देता है सरल सहसंबंध विधि। मैं इन सब के बारे में आपको डील से बताऊंगा, डील कर कर। 5 में आता है द्विश्रेणिक सहसंबंध विधि। 6 आपका देता है बिंदु द्विश्रेणिक सहसंबंध विधि। 7 देता है चतुष्टिक सहसंबंध विधि। और लास्ट 8 में आपका आता है बहु सहसंबंध विधि। तो यानी कि ये कितना इसके प्रकार है, किसके वैधता आंकलन की विधि जो है, जो हम लोग विधि है, कितना विधि हो गए, ये 8 विधि है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले निरीक्षण विधि के बारे में। निरीक्षण विधि यानी कि पहला कहता है निरीक्षण विधि के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो देखिए निरीक्षण का अर्थ क्या होता है, ऑब्जर्व करना। यानी कि देखिए जब हम किसी भी प्रकार के कार्य करते हैं, चाहे वह शैक्षिक कार्य होता है, विशेष रूप से अगर यहाँ पर हम लोग तो अभी शैक्षिक के बारे में जान रहे हैं, शिक्षा के स्तर के अंतर्गत। तो अगर वो शैक्षिक कार्य हो रहा है तो उसके अंतर्गत अगर हम निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण मतलब देखभाल करना, अपने सामने देखभाल करना कि क्या वो परीक्षण, मान लीजिए कि कोई परीक्षा हो रहा है, क्या वो पूर्ण रूप से सफल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सफल हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो क्या कारण से नहीं होती है। तो इस चीज़ का पता हमें कैसे लगता है, तो इस चीज़ का पता हमें लगाता है निरीक्षण विधि से। तो देखिए निरीक्षण विधि क्या है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। कहता है परीक्षण वैधता का आंकलन निरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। देखिए परीक्षण का जो परीक्षा की जो वैधता का जो आंकलन होता है वो निरीक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कहता है कि आभारी रूपया वैधता और आंतरिक वैधता के आंकलन में निरीक्षण विधि एक उपयोगी विधि है। यानी कि देखिए कहता है निरीक्षण विधि जो हो गया या आंतरिक वैधता के आंकलन में एक उपयोगी विधि होता है। क्यों होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कुछ हो रहा है, अगर कोई परीक्षा हो रहा है, अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो हमको कैसे मालूम चलेगा, निरीक्षण विधि के द्वारा। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर हमें क्या मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आगे क्या कहता है, वैधता निर्धारण की यह विधि बहुत सरल है। देखिए यानी कि कहता है कि वैधता को निर्धारित करने में निरीक्षण विधि बहुत सरल है। क्यों, क्योंकि जब हम अपने आंखों से देख ही लिया कि क्या हो रहा है तो जाहिर सी बात है, जब चीज़ हम लोगों ने देख लिया तो उसको हमको क्या करना है, व्याख्यान करके बता सकते हैं। तो यह जो होता है परीक्षण वैधता जो होता है, ये वैधता निर्धारण करने की विधि, यानी कि वैधता को निर्धारण करने के लिए निरीक्षण विधि बहुत ही सरल होती है। तो पहला हो जाता है वह निरीक्षण विधि। दूसरा कहता है विशेषज्ञ पुनरावलोकन विधि। विशेषज्ञ पुनरावलोकन विधि क्या है, देखिए यह विधि अपने नाम से ही स्पष्ट होता है। किस नाम से, देखिए आगे क्या कहता है, स्पष्ट है कि इसमें परीक्षण विशेषज्ञ से परीक्षण का
पुनरावलोकन कराया जाता है। इस विधि का प्रयोग अनेक प्रकार की वैधता से आंकलन का निर्धारण किया जाता है। देखिए, जो भी हमारा परीक्षण में वैधता का जो आंकलन होता है वह उसका निर्धारण जो होता है ये विशेषज्ञ पुनरावलोकन विधि के द्वारा क्या होता है, पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, यानी किसी के द्वारा होता है। यानी कि किसी भी प्रकार की जो परीक्षा की जो वैधता का जो आंकलन जो हम निर्धारित करते हैं वह विशेषज्ञ पुनरावलोकन विधि के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट कहता है वास्तविक निष्पादन विधि। अब देखिए, वास्तविक निष्पादन विधि क्या है? कहता है वैधता निर्धारण में इस विधि का उपयोग बहुत होता है। किस क्षेत्र में होता है, चलिए देखते हैं। वास्तव में इस विधि का उपयोग अकेले नहीं किया जा सकता। वास्तविक निष्पादन विधि का उपयोग तभी उपयुक्त या वैज्ञानिक होता है जब इस विधि के साथ सहसंबद्ध विधियों में से किसी एक विधि का उपयोग इस विधि के द्वारा किया जाए। यानी कि इसमें से जितना विधि, मैं आपको 8 विधि जो बताया, उसमें से किसी एक विधि के साथ इसका जब सहसंबंध यानी कि जब इसका रिलेशन बनता है, रिलेशनशिप बनता है, तब यह विधि क्या होता है, इस विधि का उपयोग पूर्ण रूप से किया जाता है। किस विधि का? वास्तविक निष्पादन विधि। देखिए, वास्तविक यहाँ पर क्या कहता है, यानी कि वास्तविक हम लोग देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। तो अगर किसी, मान लीजिए कि अगर कोई आपका परीक्षा में किसी प्रकार की कमियां आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उस कमियों को दूर करने के लिए क्या करेंगे, वहां पर विशेषज्ञ पुनरावलोकन विधि इसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि वहां पर रीजन ढूंढना कोशिश करेंगे। और जब इसके साथ हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो बड़ा स्पष्ट रूप से मालूम चल जाएगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि वास्तविक निष्पादन विधि का उपयोग तभी उपयुक्त या वैज्ञानिक होता है, यानी कि सफल होता है, जब इस विधि के साथ सहसंबद्ध विधियों में से किसी एक विधि का उपयोग इस विधि के साथ किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सरल सहसंबद्ध विधि। देखिए, सरल सहसंबद्ध विधि क्या है? कहता है यह विधि वैधता गुणांक आकलन की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। वैधता आकलन की यह विधि वैज्ञानिक मानी जाती है। देखिए, किसी चीज की वैधता को ज्ञात करने के लिए सरल सहसंबद्ध विधि बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो हमें आंकलन की प्राप्ति होती है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से स्पष्ट सरल होती है। नेक्स्ट आपका आता है द्विश्रेणिक सहसंबद्ध विधि। देखिए, द्विश्रेणिक सहसंबद्ध विधि क्या है, देखते हैं। कहता है इस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, द्विश्रेणिक सहसंबद्ध विधि के द्वारा सहसंबंध तब करनी चाहिए जब दोनों चरों का वितरण, यानी कि मान लीजिए 2 चरण अगर ए हो जाता है, बी हो जाता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। दोनों चरण का वितरण सामान्य, निरंतर और रेखीय हो। यानी कि द्विश्रेणिक सहसंबद्ध विधि तभी करनी चाहिए जब आपका 2 चरण सामान्य हो, यानी एक रेखीय विधि के द्वारा हो, नॉर्मल हो, या निरंतर चलने वाली हो। तब जब किसी विशेषता का मापन 2 वर्गों में, यानी कि जब किसी विशेषता का मापन 2 वर्गों में, जैसे मैं आपको बताता हूं, समायोजित या असमायोजित, पसंद या नापसंद, वर्ग आदि में करना हो, तब वैधता गुणांक के लिए, तो वैधता के गुणांक के लिए यहाँ पर कहता है वैधता गुणांक के लिए, यानी कि वैधता के गुणांक के द्विश्रेणिक सहसंबद्ध विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, कोई कहानी, यहाँ द्विश्रेणिक सहसंबंध ये नहीं कह रहा है हमको, यहाँ कहता है कि देखिए समायोजन असमायोजन, यानी मिल रहा है ना मिल रहा है, किसी को पसंद किसी को ना पसंद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहता है कि जब वो सामान्य हो, निरंतर हो, जब एक दूसरे को मिलने के लिए, जब हम किसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मापन करते हैं, हम मापन को 2 भागों में बांटते हैं, तो उद्देश्य की पूर्ति करने में वहां पर वैधता के गुणांक के लिए द्विश्रेणिक सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका देता है
बिंदु द्वि श्रेणिक सहसंबंध। बिंदु द्वि श्रेणिक सहसंबंध क्या है वो देखते हैं। यहाँ कहता है वैधता ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का सहसंबंध, किस प्रकार का, बिंदु द्वि श्रेणिक सहसंबंध उसी स्थिति में ज्ञात किया जाता है, यानी कि उसी समय में ज्ञात किया जाता है जब किसी तथ्य का मापन दो श्रेणी, यानी कि मान लीजिए दो श्रेणी आपका हो जाता है ए बी, दो श्रेणी जैसे उत्तीर्ण अउत्तीर्ण, पास या फेल, संतोषजनक असंतोषजनक आदि के प्राप्तांकों का वास्तविक द्विभाजन संभव नहीं होता है। उस स्थिति में दो वर्गों में भेद केवल एक सूक्ष्म बिंदु के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर कहता है, देखिए क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे क्या कहता है। बिंदु द्वि श्रेणी में, यानी कि देखिए यहाँ पर कहता है कि इसको ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा कि जब हम कोई तथ्य का मापन दो श्रेणी में करते हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा पास है फेल है, तो उसकी जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि पास वाले लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं, फेल वाले लोग थोड़ा दुख रहते हैं। तो वही कहता है संतोष असंतोष आदि प्राप्तांकों का अब वास्तविक रूप से देखना कि हाँ वो कितना उन लोगों के मार्क्स में कितना अंतर दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहता है कि असंतोष आदि के प्राप्तांकों का वास्तविक द्विभाजन संभव नहीं होता। उस स्थिति में दो भागों में भेद केवल एक ही सूक्ष्म बिंदु के आधार पर किया जाता है, यानी कि एक सूक्ष्म बिंदु यहाँ पर क्या हो जाता है, रीजन। अगर वो बच्चा फेल होता है तो क्या कारण है, अगर वो पास हुआ तो क्या कारण है। तो ये होता है बिंदु द्वि श्रेणिक सहसंबंध। नेक्स्ट आपका कहता है 7वां नंबर, 7 नंबर में कहता है चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध विधि। चलिए देखते हैं चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध विधि क्या है। कहता है इस विधि का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब दो परिवर्तियों का दो वर्गों के अंतर्गत एक साथ ही सहसंबंध देखने का होता है, यानी कि दो परिवर्तियों का दो वर्गों के अंतर्गत एक ही साथ सहसंबंध, यानी कि अगर ये दोनों का एक साथ सहसंबंध होता है, इसमें प्रत्येक मापन का निर्धारण को केवल दो वर्गों में सामूहित कर दिया जाता है, यानी कि सामूहित कर दिया जाता है, दो वर्गों को एक साथ मिला दिया जाता है, जो कि 4 खानों वाली तालिका प्रदान करती है। इस प्रकार की 4 खानों वाली आपकी तालिका प्रदान करेगी, ठीक है, 4 खानों वाली प्रदान करती है। इसके अंतर्गत निम्न सूत्रों के द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। देखिए अगर सहसंबंध यहाँ पर कहता है कि इस विधि का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब दो परिवर्तों का दो वर्गों के अंतर्गत एक साथ सहसंबंध देखना हो, यानी कि दोनों का एक साथ अगर रिलेशनशिप को देखते हैं, प्रत्येक मापन के निर्धारण को केवल दो वर्गों में सामूहित कर दिया जाता है, जो कि 4 खानों का तालिका प्रदान करते हैं। अगर चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध विधि को अगर हमको ज्ञात करना है तो इसके लिए कुछ आपका सूत्र आते हैं। कौन सा सूत्र आता है, जैसे कहता है एग्जाम्पल में, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं R इज इक्वल टू कहता है R इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पर आपका कॉस आपका ये कर दिया 180 बाई, आपको यहाँ पर दे देता है क्या 180 बाई क्या कर देता है 1 प्लस ऐड, यहाँ पर ऐड कर दिया बाई 20, ये एक आपका सूत्र हो जाता है इसका, यानी कि ये आपका एक सूत्र है, ये आपका एक सूत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुसहसंबंध विधि। अब देखिए लास्ट आपका आता है वैधता के आंकलन विधि के अंतर्गत लास्ट आपका आता है बहुसहसंबंध विधि, यानी कि ये क्या कहलाता है, कहता है जब दो या दो से अधिक परिवर्तों को पूर्ण कथन के रूप में लिया जाता है तब बहुसहसंबंध विधि का प्रयोग होता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक परिवर्तों को पूर्ण कथन के रूप में लिया जाता है, यानी कि 100% उसका उपयोग किया जाता है, तब बहुसहसंबंध विधि का प्रयोग होता है। मापन के फलांकों को सांख्यिकी रूप में मिश्रित किया जाता है, यानी कि जो मापन जो आया, जो आपका इवैल्यूएशन जो हुआ वहाँ पर आपका जो मापन की जो ये होता है मेजरमेंट का अंतर हो रहा है, यानी कि मापन का जो फलांक है उसको सांख्यिकी रूप में जब हम लोग लेते हैं तब तीसरे मापन से सहसंबंधित बहुसंबंधित कर लिया जाता है। बहुसहसंबंध का
गुणांक ऐसी सूची प्रदान करता है। कौन? बहुत सा संबंध का गुणांक यहाँ कहता है ऐसी सूची प्रदान करता है जो कि तीसरे परिवर्त के फलांकों को पूर्व कथित करने के उद्देश्य, यानी कि तीसरा पूर्व कथित करने के उद्देश्य से दो या अधिक मापनों के श्रेष्ठ मिश्रण को प्रदर्शित करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा वैधता के आंकलन की विधि। ये आपका यूनिट 3 से था और ये आपका यूनिट 3 से था। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।